नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में 20 जनवरी को सत्ता बदल रही है। जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप का सत्ता में आना दुनिया पर भारी पड़ सकता है। खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अब हिंदुस्तान की जगह चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं। तो क्या ट्रंप के टारगेट पर आ गया है हिंदुस्तान? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश के खिलाफ शेख हसीना की मदद नहीं करेगा हिंदुस्तान। सीरिया में नई सरकार से हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। और चलते चलते में देखेंगे जीवन साथी की तलाश में वेल के सफर को। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालने वाले हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए ट्रंप ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन चीन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। सीबीएस न्यूज की तरफ से बताया गया है कि ट्रंप ने 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के तुरंत बाद ही शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया था। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जिनपिंग ने इस न्योते को स्वीकार किया है या नहीं। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास की तरफ से भी इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बीच एनबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि शी के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल है और इस सप्ताह ही उनके बीच बातचीत हुई है। तो वहीं अमेरिका में चीन के राजदूत जी फेंग ने वॉशिंगटन में यूएस चीन व्यापार परिषद के समारोह में शी जिनपिंग का एक पत्र पढ़ा, जिसमें चीनी नेता ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखने के लिए तैयार है। चीन ने कहा कि हमें टकराव के बजाय संवाद को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजिंग में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने एक पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो संबोधन में कहा कि चीन ने कई बार चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी संबंधों को मीठा बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने अपने आने वाले प्रशासन में कई चीन समर्थक नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है, जिसमें सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया गया है। यानी ट्रंप भले ही चीन को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, चीन के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उनके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, उसने हिंदुस्तान की चिंता को बढ़ा दिया है। क्योंकि एक तरफ शी जिनपिंग है जो अमेरिका को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं और ट्रंप ने जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता दिया है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। लेकिन पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से किसी भी तरह का न्योता नहीं मिला है। यानी ट्रंप प्रशासन की तरफ से पहले से ही साफ कर दिया गया है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप चुनावों में भी हिंदुस्तान की तरफ से अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। और अब चीनी राष्ट्रपति को ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान की विदेश नीति पर भी एक बार सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान के अपने किसी भी पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं दिखाई दे रहे। पाकिस्तान के साथ तो हिंदुस्तान की बातचीत लंबे समय से बंद है। मालदीव में चीन समर्थक सरकार है, तो श्रीलंका में भी नई सरकार लेफ्ट पार्टियों की है जो चीन की करीबी मानी जाती है। बांग्लादेश के साथ तो इस समय हिंदुस्तान के रिश्ते दुश्मनी वाले दिखाई दे रहे हैं, तो नेपाल भी चीन के करीब दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन हिंदुस्तान की जगह चीन को प्राथमिकता देगा? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों की। तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही देशों की सरकारों की तरफ से संबंधों में सुधार करने की कोशिश भी बहुत धीमी गति से हो रही है। एक तरफ बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को शरण दिए जाने के चलते हिंदुस्तान से बांग्लादेश नाराज है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि हसीना को हिंदुस्तान में राजनीतिक गतिविधियां चलाने में किसी भी तरह की मदद नहीं दी जा रही है। इस बीच हिंदुस्तान के विदेश सचिव ने ढाका की यात्रा की और बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बांग्लादेश से लौटकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति को ब्रीफ करते हुए कहा कि शेख हसीना का मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों में एक छोटी सी चुभन बना हुआ है। विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध किसी एक राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित नहीं है और भारत बांग्लादेश के लोगों पर फोकस करता है। विदेश सचिव ने बताया कि शेख हसीना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर टिप्पणी के लिए अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी और हिंदुस्तान सरकार उन्हें ऐसा करने में कोई मदद नहीं दे रही थी, जिससे लगे कि वो हिंदुस्तान की जमीन से राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं।
विक्रम मिस्री ने कहा कि यह किसी भी अन्य देश में हस्तक्षेप न करने की भारत की परंपरा का हिस्सा है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने मिस्री से मुलाकात के बाद कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार को यह कहा गया है कि वो शेख हसीना को बताए कि बांग्लादेश की सरकार को उनका हिंदुस्तान में भाषण देना पसंद नहीं है। शेख हसीना की हिंदुस्तान में मौजूदगी से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें वो भाषण पसंद नहीं आया जो शेख हसीना हिंदुस्तान में बैठकर दे रही है। इस बीच बांग्लादेश में मुख्य राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जातीयतावादी जुबा दल, स्वेच्छा सेवक दल और छात्रों दल जैसे सहयोगी समूहों ने लंबे मार्च और अगरतला चलो विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके बाद त्रिपुरा की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष रूप से राज्य की राजधानी के पास अखौरा एकीकृत चेक पोस्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया इस समय भारी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। तख्तापलट के बाद बशर अल असद अपने परिवार समेत रूस में शरण ले चुके हैं। सीरिया के पूर्व खुफिया अधिकारी ने बताया कि असद अपने परिवार के सदस्यों और 135 अरब डॉलर की संपत्ति को साथ लेकर चले गए हैं, जिससे उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शरणार्थी करार दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद अल बशीर को 3 महीने के लिए सीरिया का नया केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस बीच देश के सबसे बड़े विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बशर अल असद की सेना को भंग कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS के हाथों में अब सीरिया के केमिकल्स हथियार भी आ गए हैं। वैसे जुलानी ने भरोसा दिलाया है कि वो किसी भी परिस्थिति में इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें अपने संरक्षण में रखेंगे। इस बीच हिंदुस्तान भी सीरिया की नई सरकार को लेकर चिंता में दिखाई दे रहा है। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान हिंदुस्तान की यात्रा पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनके साथ बैठक तय है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीरिया में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद हो रही है। बैठक में सीरिया को लेकर चर्चा होगी। दरअसल पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीरिया में स्थिति बेहद अस्थिर है और तुर्की भी सीरिया पर हमले कर रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे जीवन साथी की तलाश में व्हेल ने बनाया रिकॉर्ड। मनुष्य के प्यार की कहानी तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अब जो घटना सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। एक व्हेल ने अपने प्यार की तलाश में जीवन साथी की तलाश में रिकॉर्ड बना दिया है। समुद्री जीव जंतुओं पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नर व्हेल की कहानी पेश की है जिसने एक अच्छी मादा की तलाश में 13,046 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। दरअसल वैज्ञानिक सालों से इसे ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले इस हम्पबैक व्हेल को 10 जुलाई 2013 को उत्तरी कोलंबियन प्रशांत महासागर के त्रिबुगा खाड़ी में देखा था, जिसके बाद 13 अगस्त 2017 में ये प्रशांत महासागर में दिखाई दिया और 22 अगस्त 2022 को ये व्हेल हिंद महासागर के जंजीबार चैनल में पाया गया। ऐसे में इस प्रजाति ने सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बना दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस व्हेल ने पूरी धरती के चारों तरफ 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। समुद्री जीव जंतुओं पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नर व्हेल ने मादा की तलाश में 3 समंदर को पार कर दिया। अध्ययन करने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक टेड चीसमैन ने बताया कि उसके इस यात्रा का मकसद सिर्फ अपने लिए एक सही मादा की खोज था। ये सबसे पहले कोलंबिया से पूर्व की तरफ गया, इसके बाद दक्षिणी सागर की तरफ गया। यहां उसने अटलांटिक महासागर में अपने लिए मादा व्हेल की तलाश की। उसने कई मादा व्हेल्स को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो उसने अपनी दिशा में बदलाव कर लिया और वो हिंद महासागर की तरफ चला गया। उन्होंने आगे बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि व्हेल की समुद्री यात्रा का एक खास पैटर्न होता है। हर साल ये उत्तर से दक्षिण की तरफ 8,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, लेकिन इस नर हम्पबैक व्हेल ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि समुद्री विशेषज्ञों की ये पुरानी थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई है। इससे पहले भी एक मादा हम्पबैक व्हेल ने 9,800 किलोमीटर की सबसे लंबी दूरी तय की थी और वैज्ञानिकों का दावा है कि उसने भी एक अच्छे नर की तलाश में ये दूरी तय की थी। प्रजनन के मौसम में ये आम है, व्हेल मछलियां लंबी दूरी की यात्रा करती रही हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।